न्यूक्लियर फिजिक्स में वी मस्ट हैव क्वेश्चन इन कैम्ब्रिज पेपर। ठीक है, कोई पेपर सो फॉर अभी तक मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इसमें क्वेश्चन ना हो। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में क्वेश्चन होता है, सिमिलरली इसके अंदर भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली बेटा लाजमी है। जिस तरह एएस के अंदर किसी बच्चे ने देखा हो, एएस का के अंदर भी ओ लेवल देखो, न्यूक्लियर में से लाजमी क्वेश्चन होता था। सिमिलरली एएस में अंदर न्यूक्लियर में से लाजमी क्वेश्चन होता है। सिर्फ एक पेपर आया हुआ था जिसमें क्वेश्चन नहीं था, वो आया था 2014 के अंदर, पेपर 2 जो है था उसमें न्यूक्लियर का क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी हर पेपर में एएस में भी बेटा न्यूक्लियर का क्वेश्चन होता है, ओ लेवल्स में भी होता था, और A2 में भी न्यूक्लियर का क्वेश्चन लाजमी है। तो इस चैप्टर को जरा बेहतर तरीके से कीजिएगा, साथ ही पास पेपर्स भी कर लीजिएगा। कुछ मैं वर्कशीट तो दूंगा, उसके अलावा बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी पास पेपर्स में आपने ट्राई करने हैं ताकि वो हो सके। चैप्टर बाय ऑल मीन इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों ये खत्म हो जाना। छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमने एएस लेवल में पढ़ी होती हैं। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में हमने पढ़ी हुई है, ये पार्टिकल नहीं है, ये टोटली न्यूक्लियर ही है। यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है, रेडियो एक्टिविटी हल्की से अपने एस में, लेकिन रेडियो एक्टिविटी A2 के अंदर टॉपिक जा चुका है, एएस का नहीं है वो। ठीक है, तो हमारे पास इसको स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मोटा भी नहीं रहा इसको, अब एंड के बाद पे चलें, बाद में देखते हैं इसको, अब शुरू से करें। बेटा इसमें पहली हमारे पास क्या है कि चीज़ क्या होती है कि रेट ऑफ डिके, या फिर हमारे पास जिसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं कि ये चीज़ क्या होती है, दिस इज रेट ऑफ डिके डिके, या इसके लिए वर्ड हम एक्टिविटी भी यूज़ करते हैं। रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी का वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब इससे पहले हम ओ लेवल में जो चीज़ पढ़ चुके होते हैं, हम ये चीज़ पढ़ चुके होते हैं बेटा, हर जो कोई भी सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, चाहे वो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, उसमें से पार्टिकल एमिट होते जा रहे हैं। चाहे वो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बीटा हो रहा है, गैमा होता हो रहा है। और जब वो एमिट होते जा रहे हैं, पीछे जो पार्टिकल जाते जा रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही होती है, डिक्रीज करती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही होती है। वो तो जो पार्टिकल अमिट होते हैं उनको अगर हम नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको आप कहोगे वो रेट ऑफ डिके है या एक्टिविटी है। यानी नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स पर यूनिट टाइम इज एक्टिविटी। ठीक है, रेट ऑफ डिके। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन अगर करूं, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके और डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम इज एक्टिविटी। ठीक है, रेट ऑफ डिके कह रहे हैं या एक्टिविटी कह रहे हैं, तो दिस इज हमारे पास कोई भी सैंपल लिया, उसमें पार्टिकल बेटा अल्फा बीटा निकलते जा रहे हैं। जो पार्टिकल निकल रहे होते हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी उसे हम कहेंगे दिस इज नोन एज एक्टिविटी। सिंबल जो इसके लिए यूज करते हैं, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका जो है, जो विच इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेटे हमारे पास सिंबल इसका ए होता है,
यहाँ पे इसको देखो, रेट ऑफ डिके है ना, एन क्या, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर जो डिके होते जा रहे हैं, ठीक है, ओवर टाइम हो गया, टाइम भी चेंज हो रहा होता है, पार्टिकल जो डिके होते जा रहे हैं, नंबर भी चेंज होता जाए, तो इस तरह भी लिख लो तो बेटा ये भी ठीक है, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ठीक है। या आप इसको डी एन ओवर डी टी भी लिख सकते हो, डी फॉर किसके लिए, स्मॉल डेरिवेटिव के लिए यूज करते हो, ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट किस पे होता है, यानी कि बाद में फॉर्मूला करता हूँ बेटा, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर देखें वो ये है कि अगर मैंने वर्टिकल एक्सिस में आपका ग्राफ जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा वही बनाऊंगा, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस में नंबर आर्टिकल्स हो गए, जो हम, मैं सपोज कर रहा हूँ मेरी वैल्यू सपोज 1000 थी बेटे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये शुड बी रिड्यूस टू 500, ये पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये शुड बी रिड्यूस टू फर्दर 250 रह जाएगी, और फिर 125 एंड सो ऑन, दिस विल लीड टू इंफिनिटी, ठीक है ना। और इस ग्राफ का अगर हमारे पास कर्व जो बनता है, हमारे पास वो जरा एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, ग्राफ अगर मैं बनाऊँ उसका, जैसे ही बनना मेरे, ये इस तरह का ग्राफ जाता है। अब इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, वो एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, दिस ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, एक्टिविटी जो है दिस इज ग्रेडियंट ऑफ डिके ग्राफ एट एनी टाइम, क्योंकि रेट है बेटे, रेट का मतलब था किसी चीज को उसी वक्त टाइम से डिवाइड कर देना। जैसे मार्केट में आप जाते हो, रेट किसी डॉलर्स का आज रेट क्या है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। या आलू का रेट क्या है उस टाइम पे, हाउ मच यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू बाय, ठीक है, समथिंग। तो हमारे पास वो जो ये चीज, हर चीज का रेट उसी टाइम पे उसी वक्त के होता है। मे बी जब हम मार्केट सारी फिर के आए तो रेट चेंज हो चुका हो, ठीक है ना। तो रेट उसी वक्त उस चीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसी टाइम पे, यानी उसी वक्त टाइम से डिवाइड करें तो रेट किस चीज का निकलता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हो रेट की वैल्यू बेटे, शुरू के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेट काफी ज्यादा आ रहा है, ग्रेडियंट देखो काफी ज्यादा है। यहाँ पे बेटा रेट देखो कम हो गया, ग्रेडियंट कम हो गया ना, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है, और कम हो रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरी यहाँ डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो आ रही है, आर नेगेटिव में रही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू उसकी हाई है, ठीक है, वैल्यू उसकी नेगेटिव में ही आ रही है। यहाँ पे बेटा डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की वैल्यू कम हो गई है, यहाँ डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो रही है, और कम होती जा रही है। इसका मतलब है हमारे पास ग्रेडियंट कम हो रहा है, आर नेगेटिव में रहा है, नेगेटिव साइन हमारे पास लेवल्स में है नहीं वैसे, लेकिन मैं कंसिडर करूंगा इसको, ठीक है अभी। तो इसका मतलब इसके डिपेंडेंस अगर मैं देखूं किस चीज फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, ये इट इज डिपेंडिंग, एक्टिविटी जो है या रेट ऑफ डिके जो है, इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ undecayed nuclides in the beginning, बिगनिंग का मतलब एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, बिल्कुल 0 सेकंड के अंदर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं 1000 हो गए, तो हमारे पास अब यानी कि दो ग्राफ बनाऊं मैं अगर दोबारा, ये एक ही न्यूक्लियाइड ले रहा हूं बेटे आप, मैंने एक ही न्यूक्लियाइड लिया है, यानी सपोज रेडियम में ले लिया, ऑल दो 1600 साल उसकी हाफ लाइफ होती है, हम अपनी तो नहीं कंसिडर कर रहे, ये रेडियम ले लिया मैंने एक, और मैंने एक ही स्केल्ड ग्राफ है, ग्राफ स्केल्ड ग्राफ ही एक है, ठीक है, हमारे पास एक ही स्केल्ड ग्राफ है, सेम स्केल्ड ग्राफ है। अब मेरे पास एक में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कितने 1000 है बेटे, दूसरे में कितने वो 500 है,
अब यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड लिखा है, बट यहाँ पे टाइम है, ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड है, ये टी टाइम है, हाफ लाइफ वगैरह जो भी सेकंड में मिनट्स में आप जो भी आपने लेना है। ठीक है, अब मेरे पास स्केल जो बनता है ओवरऑल ग्राफ अगर इसका देखूं बेटे, जिसका 1000 है हमारे पास, 1000 को 500 होने में जो टाइम लगेगा, दिस इज नोन एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मैंने सपोज किया ये फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई है, सेकंड हो गई, थर्ड हाफ लाइफ को मैंने टी हाफ से रिप्रेजेंट किया, सिंबल भी यही होता है, ये थर्ड टी हाफ होगी। इसके अंदर भी सेम टाइम इंटरवल रहना है क्योंकि हाफ लाइफ की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। ये सेकंड हाफ लाइफ आ गई है, लेट दिस थर्ड हाफ लाइफ हो। अब इसका जो ग्राफ बनता है, पहला पॉइंट जो 0 पे ये हो गया, फिर दूसरी वैल्यू सपोज ये वाली आ रही है, थर्ड वन यहाँ पे आ रही है, फोर्थ वन चले यहाँ पे आ रही है, तो मेरे पास इसका ग्राफ अगर देखें बेटा कुछ इस किस्म का मेरे पास आ रहा है। इसका भी अगर मैं लिखूँ 0 टाइम पे ये था, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद शुड बी रिड्यूस टू दिस इज 250, ठीक है, फिर ये 125 हो गए, फिर ये रिड्यूस होकर 64 के करीब आ गए, तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ये वाला आ रहा है। अब ग्रेडियंट किस ग्राफ का ज्यादा आ रहा है, दोनों को कंपेयर करो एट एनी टाइम, फर्स्ट हाफ लाइफ में किस ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा, लेफ्ट वाले का। ठीक है, मैं सेम सैंपल लिया था बट सेम सैंपल मैंने रेडियम लिया है या मैंने मिल्कियम लिया है, सेम हाफ लाइफ है, लेकिन एक में नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड शुरू में ज्यादा है। एक का मैथ मैंने सपोज ले लिया 1 किलो ले लिया, दूसरे का मैथ मैंने ले लिया 500 ग्राम, तो 1 किलो मैथ जो है उसके हम अंदर हमारे पास ज्यादा पार्टिकल है निकलेंगे पर यूनिट टाइम, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड पर यूनिट टाइम, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये, उसमें ज्यादा पार्टिकल निकलेंगे बेटा, ज्यादा एक्टिविटी होगी उसकी, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं इन द बिगिनिंग, शुरू के अंदर उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा पार्टिकल विच आर गोइंग टू डिके। ठीक है, तो हमारे पास ये अब एग्जांपल जो मैंने कोट की है यहाँ पे, तो मैं डिके ग्राफ ऑफ सेम sample and sample same nuclide with different number of undecayed nuclide are studied। ठीक है, तो लेफ्ट वाले ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा आ रहा है राइट वाले साइड ग्राफ के। ठीक है, तो मैं आगे रिजल्ट में ये लिखूं, इसका मतलब ग्रेडियंट जो आ रहा है ऑफ लेफ्ट साइड ग्राफ। सर एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे, वो मैंने मिस कर दी थोड़ी सी बेटा मैंने पॉइंट। बाद में शेयर कर देनी, ग्रुप में शेयर कर देना, ये लो। सर यानी कि ये ठीक है मैथ से भी फर्क पड़ता है इसका, मतलब कि जितनी मैथ ज्यादा होगी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। जितना मैथ ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, अमाउंट ज्यादा, अमाउंट एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हर पार्टिकल में बेटे अगर 500 एटम्स है, 500 एटम्स में अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल मिट करने हैं, तो उनकी एक्टिविटी कम होगी, 1000 अगर होगा तो एक्टिविटी भी ज्यादा, क्योंकि मास ज्यादा था, नंबर ऑफ मोल ज्यादा, ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा न्यूक्लियाइड से ज्यादा पार्टिकल मिट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ग्रेडियंट लेफ्ट साइड ग्राफ इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट ऑफ राइट साइड ग्राफ, एंड इफ वी नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन, माइंड में आ रहा है सर नेगेटिव में आ रहा है, फिर राइट साइड का सर बड़ा आ रहा है, नेगेटिव साइन को बेटा सिलेबस में नहीं है, वो ओमिट करना है, नेगेटिव हम स्टीपनेस देख रहे हैं सिंपल। ठीक है ना, स्टीपनेस लिख लो या ग्रेडियंट लिख लो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इफ नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड, ये लो, क्योंकि सिलेबस में देखोगे उन्होंने नेग्लेक्ट किया हुआ आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हम उसको सिलेबस में नेग्लेक्ट किया, तो अभी भी हम नेग्लेक्ट ही करेंगे इसको। तो बेटे मैं फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल गया, इसका मतलब मेरी एक्टिविटी जो है इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन एन,
एन क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। और अगर आप माइनस साइन लिखते हो तो बेटा आप यहाँ पे अगर लिख भी देते हो, सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, प्योर फिजिक्स में आपको नेगेटिव साइन मिलता है इसके अंदर, प्योर फिजिक्स में नेगेटिव साइन मिलता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे ए लेवल के सिलेबस में नेगेटिव साइन नहीं है। अच्छा अब बेटे ये ए जो है जेड की पोजीशन माइनस एन है, माइनस एन, एन क्या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं, अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं। अब इस साइन को अगर मैं रिमूव करूं, ये इक्वालिटी आ गई, एक कांस्टेंट आ गया, ये माइनस एन हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कैन बी neglected as per CAIE सिलेबस, क्योंकि हम सिलेबस में नहीं करेंगे, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, एंड दिस शोज दैट नंबर ऑफ अनडिकेड, डिके तो हो चुके हैं कुछ, जो अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब जितने नंबर, पहली लर्निंग आउटकम है कि एक्टिविटी है क्या, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। पार्टिकल किसी सोर्स अगर है, उसमें अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा बीटा चाहे पॉजिटिव बीटा निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिके हो रहा है, चाहे पॉजिट्रॉन डिके हो रहा है, तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिपेंडेंट किस पे होती है, जितने शुरू के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, इसका मतलब ज्यादा हमारे पास वो वेट भी ज्यादा होंगे, उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब ये फॉर्मूला इसका ए इज इक्वल माइनस लैम्डा वन आ गया बेटे। इसकी हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या हैं, डिफेंडर्स तो मैंने कवर की पीछे आ जाए। अच्छा इसके हमारे पास जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है स्केलर है, यूनिट्स क्या होंगे बेटे, क्या हमारे पास नंबर है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, यार एन के तो कोई यूनिट नहीं है, टाइम की यूनिट कहते हैं सेकंड, तो ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या तो सेकंड इनवर्स लिख लें इसके यूनिट्स, या हम इसके यूनिट्स जो लिख सकते हैं वो होते हैं प्रोफेसर हेनरी बैकवेल के नाम से, मैडम क्यूरी का जो हस्बैंड था उसके नाम पे है, बैकवेल भी इसके यूनिट्स लिख सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज सेकंड इनवर्स, या फिर बी ई सी क्यू यू ई डबल आर ई एल कैपिटल बी स्मॉल क्यू बैकवर्ड, ये भी हम यूज करते हैं कि यूनिट्स हैं। तो एक्टिविटी के यूनिट्स बैकवर्ड चाहे लिख लो वो भी ठीक होगा, या अगर आप ये लिख देते इस तरह सेकंड इनवर्स, ये भी बिल्कुल दोनों ठीक हैं, दोनों यूनिट्स उसके बिल्कुल ठीक हैं। नॉर्मली पास पेपर में आपको बैकवर्ड मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल क्यू, प्रोफेसर के उस टीचर नाम पे है बी क्यू। अब इसी के ऊपर आता है लैम्डा, मैंने आया था लैम्डा कांस्टेंट पोर्शन, मैंने कोई फोकस नहीं किया था उसके ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम के ऊपर विच इज डिके कांस्टेंट। ये बेसिकली लैम्डा जो लिखा था ये था कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी था। अच्छा अब मैं ओवरऑल हम जो चीज पढ़ी हमने ये पढ़ा है बेटे, ए जो है दिस इज माइनस लैम्डा एन लिखा है, मैं फिर लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड, सिलेबस में भी आपको नेगेटिव नहीं मिलना बेटे। अच्छा अब ए क्या थी, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या थी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू लैम्डा, और ये एन हो गया, नेगेटिव साइन मैंने नेगलेक्ट किया। एन क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स इन द बिगनिंग, जीरो टाइम पे जितने न्यूक्लियाइड्स हैं, 500 है 700 है 1000 है, जो भी है वो आ रहा है। अब इसको मैं फर्दर अगर लिखूं तो बेटा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ डेल्टा एन ओवर एन इक्वल्स टू लैम्डा डेल्टा टी, इसको लैम्डा को मैं सब्जेक्ट बना दूं, दिस इज रिटन एज डेल्टा एन ओवर एन ओवर डेल्टा टी, लैम्डा इक्वल्स डेल्टा एन ओवर क्या है,
एन क्या था हमारे पास, वो जो पार्टिकल्स एमिट होते जा रहे हैं, ठीक है, और एन क्या है, शुरू में जितने पार्टिकल, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी को करता है। टॉस करते हो, कितना टॉस करना, क्या आएगा वो चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस ओवर टाइम। तो ये इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन है। सिलेबस में पेपर पे क्वेश्चन भी आया होगा, डेल्टा एन ओवर एन क्या है, दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिखा हुआ है मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम इज डिके कांस्टेंट। तो इसको आप डिफाइन जब करेंगे तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने बेटा इसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब मैं आ गई नेक्स्ट पेज पे, इसकी डेफिनेशन क्या बनती। So we can define this probability of decay of a nucleus per unit time is decay constant, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका अगर आप लिखते हो फिर तो सिंपल, तो पहले भी हो चुका था, सिंपल बेटा लैम्डा, लैम्डा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वो वेवलेंथ का, ठीक है ना बेटा। फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज ए इक्वल्स टू लैम्डा एन, नेगेटिव साइन मैंने ओमिट किया, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। लैम्डा को फर्दर बनाना तो ए ओवर एन, ए क्या है, एक्टिविटी ओवर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स एट टाइम टी, ऊपर एक्टिविटी है, एन क्या था, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड शुरू में जितने होंगे एट टाइम टी इक्वल टू 0, 0 का मतलब शुरू के अंदर, इन द बिगिनिंग। अब इसके अगर बेटे आप फिजिकल सिग्निफिकेंस या यूनिट्स देखते हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी स्केलर है ये भी। अब एक्टिविटी के यूनिट्स हमें पढ़ते, नीचे तो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर तो कोई यूनिट नहीं होते, एक्टिविटी के यूनिट्स है थे। अगर एक्टिविटी के यूनिट्स है तो इसका मतलब है, तो उसको हम लिख सकते हैं फिर, इसके यूनिट भी क्या होंगे, या तो हम सेकंड इनवर्स लिख दें या इसके भी हम ये हो जाएंगे बैकवर्ड, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अच्छा अब हमारे पास आते, ये तो हमने कर लिया कि पार्टिकल तो एमिट होने, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स उसमें पार्टिकल एमिट होंगे, पार्टिकल एमिट एमिशन जो होती है उसको पर यूनिट टाइम से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आए रेट ऑफ डिके आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा एक्टिविटी डिपेंडेंट किस पे थी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड इन द बिगिनिंग, शुरू के अंदर इफ यू आर हैविंग लार्जर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड, उसी लिहाज से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा एमिट होंगे। अगर उसका मास कम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स कम, मास कम होने का नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो हमारे पास जो पार्टिकल एमिट होंगे वो भी हमारे पास उसमें से कम होगी, चाहे सेम ही रेडियो एक्टिव सोर्स दिया हो, सेम हाफ लाइफ हो, हर चीज सेम हो, ठीक है। तो जितने पार्टिकल ज्यादा, एक्टिविटी भी ज्यादा बेटे। उसी तरह के ये पार्टिकल तो एमिट होना ही है, उसी तरह होता है जिसमें एक फ्लावर में से फ्रेगनेंस निकलती है, ठीक है। अगर ज्यादा फ्लावर्स होंगे तो उससे फ्रेगनेंस भी रूम के अंदर जो आएगी वो ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे फ्रेगनेंस भी कम होगी। अगर एक सेंट को स्प्रे करते हो आप एक रूम के अंदर, अगर कम स्प्रे करोगे तो बेटा फ्रेगनेंस भी कम होगी उसकी। अगर स्प्रे करोगे ज्यादा ज्यादा पार्टिकल उस रूम के अंदर आके डिफ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास फ्रेगनेंस भी ज्यादा होगी। तो उसी तरह एक्टिविटी ज्यादा होगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो, ठीक है। फिर एक्टिविटी हमारे पास फर्दर किस पे डिपेंडेंट होती है, अगर उस पर डिपेंडेंट है तो डायरेक्टली पोर्शन डिपेंडेंट है, जब साइन को रिमूव करते हैं कांस्टेंट आता है व्हिच इज नोन एज डिके कांस्टेंट, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब लैम्डा डिपेंडेंट किस पे है, ये डिपेंडेंट होता है बेटा नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड पे, जबकि एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट थी, शुरू के अंदर जो है थे पार्टिकल्स पे है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड।
नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड, ठीक है, दैट इज इट्स हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ ज्यादा हो तो डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर हाफ लाइफ ज्यादा हो तो, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हर पार्टिकल की हाफ लाइफ, बेटा हर पार्टिकल कह रहा हूँ, हर न्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ, न्यूक्लियाइड क्या, जैसे कैल्शियम है हमारे पास, स्ट्रोंचियम है, अमेरिकियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड उसको कहते हो ऐसा न्यूक्लियस या ऐसा एलिमेंट विच इज आइडेंटिफाइड बाय चार्ज एंड मास नंबर, उसको आप कहते हो न्यूक्लियाइड है, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, स्ट्रोंचियम के लिए वैल्यू डिफरेंट है, आयोडीन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो जितनी हाफ लाइफ कम होगी उसी लिहाज से उसके डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये रिलेशनशिप आएगा। ये लैम्डा जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन हाफ लाइफ का ये सिंबल होता है, ठीक हो गया। तो हर न्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ डिफरेंट है, सेम है, जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। लैम्डा डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड इन द बिगनिंग, वो एक्टिविटी डिपेंडेंट है, ठीक है। वही मैंने एग्जांपल, जितने फ्लावर ज्यादा होंगे खुशबू भी ज्यादा होगी क्योंकि एक्टिविटी रूम में ज्यादा होगी, जितने फ्लावर्स कम होंगे रूम में खुशबू भी कम आएगी क्योंकि एक्टिविटी रूम में कम है, ठीक। अच्छा, अब आगे जनरल इक्वेशन ऑफ डिके कर्व कह रही है, डिके ग्राफ। अच्छा, अब इसके हमारे पास डिके ग्राफ को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, इसकी इक्वेशन जो हमारे पास है वो होती है हमारे पास बेटे n इक्वल्स टू n नॉट e रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी। इक्वेशन हमें डेटा पेज पे गिवन होती है, फॉर्मूला पेज, थर्ड पेज कैम्ब्रिज पेपर में। ये प्रूफ किस तरह हुआ वो नहीं है सिलेबस के अंदर, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस किस चीज का वो पूछता है। n क्या है, ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t है, ठीक है। t टाइम के बाद कितने रह गए हैं, 10 मिनट के बाद कितने रहेंगे, 5। n नॉट क्या है, देयर ओरिजिनल नंबर ऑफ undecayed nuclei at time t equals to 0, 0 टाइम पे, यानी इन द बिगिनिंग, शुरू के अंदर जो है, जिसमें 1000 लिया था या 500 लिया था, यहाँ पे वो n नॉट है। लेकिन ये n मैंने वही n, ये वाला n और ये वाला n नॉट एक ही चीज है। यहाँ पे n नॉट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, जितना कवर किया उतना हमने कवर करना है, ठीक है ना बेटे। ये n और ये n डिफरेंट हैं, लेकिन ये n और ये n नॉट यहाँ पे सेम है, ठीक है। एन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 टाइम पे। हमेशा देखो आई नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, जहां पे भी फिजिक्स में एन 0 वैल्यू आ रही है ना, 0 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर ज्यादा ही होंगे, बाद में टाइम के साथ अगर चीज डिके करती जा रही है तो एन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो एन नॉट की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होती है एन से। फर्दर हमारे पास जो सिंबल इसमें लैम्डा क्या है, वो तो डिके कांस्टेंट है, ठीक है। टी क्या है, टाइम इंटरवल, ये टाइम पीरियड। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ है, लॉग का ग्राफ बनना है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका 2.718 मैथ्स में पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में उस चीज को नहीं फोकस कर रहे होते, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन मैंने कह रहा हूँ डायरेक्ट लिखी है बेटा, डायरेक्ट सिलेबस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, आगे इसको फर्दर देखते हैं किस तरह आता है। अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूँ, हमारे पास टिके ग्राफ बनता है किस तरीके से है,
यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम ले लिया हमने, टाइम इन आवर्स ले लें, सेकंड में ले लें, जो भी है, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस में जो हम जो चीज़ ले रहे हैं, दिस इज n हो गया, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n। ये क्या हो जाएगा, n नॉट, 0 टाइम पे जो है था। इस ग्राफ, ये ग्राफ जो इसका बनता है, ठीक है बेटे, वो एक्सपोनेंशियल है, कर्व ग्राफ बनेगा। कर्व ग्राफ बनने का मतलब इस तरह ग्राफ बनना है, इट विल लीड टू इंफिनिटी। फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है, जो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कंसिडर करते हो। मेरी चलिए अगर मैं देखूँ कि मेरी वैल्यू सपोज अगर बेटे एन नॉट, सॉरी एन है ये मेरी वैल्यू अगर आ रही है एन नॉट और 2 आ रही है, इसका मतलब ये मेरी हाफ लाइफ आ रही होगी। हाफ लाइफ का सिंपल ये होता है, अभी आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर एन नॉट का अगर हाफ हो रहा है तो मेरी ये सेकंड हाफ लाइफ आ गई, एंड सो ऑन, ये एन नॉट बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी, ये हमें ग्राफ रिप्रेजेंट कर, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी को। इस ग्राफ का ग्रेडियंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी चीज किसके बराबर आ जाएगी, इस ग्राफ का ग्रेडियंट लेके अगर हम एन से डिवाइड कर देंगे, एन नॉट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वो डिके कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटे। सर ये आपने एन एन नॉट बाय 2 लिखा है, एन नॉट बाय 4 लिखा है, लेकिन एन नॉट तो आपने कहा था ना टी 0 पे होता है, तो ये हाफ लाइफ आगे टी टी हाफ लाइफ है, फिर सेकंड टी हाफ लाइफ है, वो 0 तो नहीं ना, यानी टाइम तो गुजर गया ना, 0 से तो आगे चला गया ना टाइम। बेटे मैं ये लिख रहा हूँ, ये 1000 है सपोज, जो मैंने लिखा था एन नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1000। सपोज करते हैं उसकी हाफ लाइफ हमारे पास जो है वो 4 सेकेंड है, 4 8 12, 4 सेकेंड बाद कितना रह जाएगा, ये 500 रह जाएगा ना। क्या हो गया, एन नॉट को 2 से डिवाइड किया ना आपने, ठीक है। अच्छा इस इसका तरह मतलब से, हमारे ठीक। पास ये वाली, फिर क्या हो गया बेटे, 500 को 2 से फिर डिवाइड किया तो कितना रह गया हमारे पास, हाँ लेफ्ट जी विद 250 रह 250 गया। आ गया। हाँ तो जी। एन नॉट को 2 को फिर 2 से डिवाइड करें तो एन नॉट ओवर 4 हो जाएगा, वो लिखा हुआ मैंने ये, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, फिर ये इस हो की हुई है, समझ आ गई है अच्छी तरह। अच्छा अब यहाँ पे बेटे 2-3 चीजें हैं। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन द बिगनिंग, यानी एन नॉट के रिप्रेजेंट, एन नॉट की रिप्रेजेंट कर रहा है पहली चीज। इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ को ग्रेडियंट को अगर आप डिवाइड कर देते बेटे एन नॉट के साथ ही, किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट लेके एन नॉट से डिवाइड करते, फिर क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, डिके कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। ये रिजल्ट, यानी पेपर पे नॉर्मली ग्राफ बेटे हमें गिवन होता है, ग्राफ से फर्दर रिजल्ट्स निकालने, तो ये मैंने जो लिखा वाई इंटरसेप्ट वो पूछता है कैंडिडेट है कितने हैं, ठीक है। फिर वो फर्दर पूछ लेगा ग्रेडियंट निकालने किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पे, ठीक है। जब ग्रेडियंट निकला तो नेक्स्ट पार्ट में पूछता है कि डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, तो इस किस्म का क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब तीसरी लर्निंग आउटकम आ गई बेटे, ये दूसरी लर्निंग आउटकम थी, तीसरी लर्निंग आउटकम आ गई बेसिकली हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं वो वाला टाइम इंटरवल जिसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, दे आर रिड्यूस टू देयर हाफ वैल्यू, ठीक है ना।
the time in which half of the original number of undecayed nuclei decays, ठीक है, is half life, ठीक है, या फिर the time in which number of undecayed nuclei are reduced to their half value, ठीक। सिंबल बेटे इसके लिए जो लिखते हैं, जिसने पहले बताया था, हमारे पास स्मॉल टी है और नीचे 1/2 इस तरह लिख देते हैं। यूनिट्स इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस डिपेंडेंस है आपका फॉर्मूला एनालिसिस। यूनिट बेटे इसके सेकंड क्या लें, ऐसा ही सिस्टम में तो यूज होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पर पूरा एनालिसिस पर क्वेश्चन भी आया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला एनालिसिस, since general equation of decay curve is n equals to n naught e raised पर माइनस लैम्डा टी, ये पहला फॉर्मूला आएगा बेटे। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ की टी की वैल्यू जब बेटे टी हाफ होगी तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एन भी तो क्या होगा, एन नॉट का हाफ हो जाएगा। एन नॉट क्या तो शुरू के अंदर जो है तो उसका हाफ हो जाएगा, ये एन नॉट है, इसको हाफ होने में एन नॉट बाई 2 होने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ है, ठीक है ना, एन नॉट। अब ये वैल्यूज पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन की जगह इट मींस आई कैन राइट एन नॉट ओवर 2 हो जाएगा, ये एन नॉट एज सच हो गया, ई रेस पर माइनस लैम्डा टी की जगह में हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, ठीक है। अब हमारे पास एन नॉट तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया बेटे, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, दिस इज सिंपली 1/2 ई रेस पर माइनस लैम्डा टी हाफ हो गया। हमने क्या करना है, टी हाफ को सब्जेक्ट बनाना है। अगर टी हाफ को सब्जेक्ट बनाए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉग के फॉर्मूले हमारे पास जो हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर भी वो हमारे सिलेबस के अंदर है बेटे, फॉर्मूले जो लॉग के हैं वो वैसे पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला तो बेटा ये होता है कि अगर हमारे पास log टू द बेस ई हो, log या log टू द बेस 10 हो, log टू द बेस ई जो होता है उसको एल एन से लिखते हैं बेटे, एल एन, ठीक है। इसे हम नेपियर लॉग भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है log टू द बेस 10, इसे एल जी से लिखते हैं, या एल ओ जी लिख लो, वो भी ठीक है। मैं दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला एक ही होता है बेटे। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उन पे अगर ऑपरेट होगा तो लॉग ऑपरेटर पहले पे ऑपरेट होगा प्लस लॉग ऑपरेटर दूसरे पे, यानी दरमियान में प्लस साइन आ रहा है, कहने का मतलब ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, ए और बी है,
तो जब लॉग ऑपरेट करेगा इसके ऊपर तो लॉग ए हो जाएगा, फिर माइनस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। लिखा गया। तीसरा हमारे पास क्या, अगर पावर आ रही हो लॉग ए रेज टू पावर बी हो तो दिस फर्दर पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी लॉग ऑफ ए हो जाएगा। तो ये बेटे फॉर्मूले हैं इसके लॉग के जो पता होने चाहिए क्योंकि सिलेबस के अंदर है। ये लॉग लेते क्यों हैं हम लोग, कि लॉग की रीजन क्या है, लॉग इसलिए लेते हैं कि एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो एक स्मॉलर फॉर्मेट में आ जाए विच इज इजी टू मैनेज। क्योंकि वैल्यू हमारे पास अगर वैसे लिखे काफी बड़ी स्टैंडर्ड फिगर वाली वैल्यू अगर हम उसका लॉग भी ले लें तो हमारे पास छोटी वैल्यू आई थी। छोटी वैल्यू लेने का फायदा क्या होता है, हम मैनेज इजिली कर जाते हैं। ठीक है, तो लॉग का यूज क्या है, नोट की पेपर में पूछा हुआ है हमारे केमिस्ट्री के अंदर ही, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, लॉग इज यूज्ड, ठीक है, to reduce so that a larger value is reduced to smaller format which is easy to manage handle। ठीक है, स्टैंडर्ड फिगर कम हो गई ना, इजीली मैनेज, बहुत बड़ी वैल्यू स्मॉलर फॉर्मेट में आई थी इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम यही लॉ को अप्लाई करते हैं बेटे। अगर हमारे पास वैल्यू देखें हमारे पास क्या बनती है इस केस के अंदर, इट मींस आई कैन राइट टेकिंग natural log ln to both sides. So we can write log of 1/2 equals to log of e raised to minus lambda t half। अब log 1/2 क्या होगा, जिसका सेकंड फॉर्मूला लिखा है log a और b, तो log क्या होता है, पहले a के ऑपरेटर पर न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा, फिर डिनोमिनेटर पे log अप्लाई होगा। तो ये हम लिखते हैं log 1 माइनस log of 2 इक्वल्स टू। अब पावर हो तो पावर पहले मल्टीप्लाई होती है और बेस क्वांटिटी का फिर आप लॉग लेते हो। ठीक है, तो इसको भी अगर आप देखते हो इसका मतलब हमारे पास पावर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बेस क्वांटिटी का लॉग अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस लेमडा टी हाफ लॉग ऑफ ई। ठीक है, अब log 1 0 होता है, log 2 की वैल्यू बाद में लिखते हैं, log ऑफ 2 माइनस लेमडा टी हाफ हो गया, log ई की वैल्यू बेटे 1 होती है, कैलकुलेटर लिखोगे log ln लिख के और साथ उसको दबाओगे तो log इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज 1 होती है। एक मिनट बेटे, कर लेते हैं। अच्छा सॉरी बेटे। अच्छा, अब इसको फर्दर अगर आप टी हाफ को सब्जेक्ट बनाते हो, दिस इज इक्वल लॉग ऑफ 2 ओवर लैम्डा। ये फॉर्मूला हमें डेटा पेज पे भी गिवन, सॉरी फॉर्मूला पेज पे भी गिवन होता है और इसका प्रूफ है भी हुआ है, कब आया हुआ है पेपर है बेटा, दिस इज नवंबर 2008 का, ये पूरा प्रूफ सिलेबस में आया हुआ है 3 या 4 नंबर। ठीक है, अगर फर्दर वैल्यूज भी अगर आप लिखते हो, टी हाफ ऐसा हो गया, log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693 ओवर लैम्डा, फर्दर वैल्यू पुट करते तो ये वैल्यू ये आ गया। इसलिए 0.693 तो कांस्टेंट है ना, इसलिए मैंने कहा था कि हाफ लाइफ कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी लैम्डा की, विच इज डिके कांस्टेंट। और प्रीवियस पेज पे ये चीज लिखी हुई थी मैंने।
प्रीवियस स्लाइड पे अगर आओ तो देखो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है कि हमारे पास ये नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड पे डिपेंडेंट है, उसकी हाफ लाइफ पे, यानी लैम्डा अगर कम होगा अगर हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ये रिलेशन है, क्योंकि 0.693 तो कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। सीरीज बनानी होती है इसके अंदर। एट टाइम t equals to 0 number of undecayed न्यूक्लियाई वो कितने होंगे, n नॉट होंगे। n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n नॉट ओवर n नॉट हो गया। बेटा मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ n लिखते हैं ना, यहाँ टाइम लिखते हैं, 0 टाइम पे कितने होते हैं, n नॉट होते हैं। ये बात लिखिए। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ t की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 t हाफ। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड कितने हो जाएंगे, n क्या हो जाएगा, n नॉट ओवर 2। n नहीं है ना, किसके बराबर हो गया ये, n नॉट ओवर 2 के बराबर हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ के। ये चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं जनरलाइज करता हूँ आगे। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ के बाद शुड बी रिड्यूस टू आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, सेकेंड t हाफ। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने रह जाएंगे, n इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो दिस फर्दर इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ t is equal to 3t half, number of undecayed nuclei n जो है दिस इज n नॉट ओवर 2 का स्क्वायर था, ओवर 2 किया तो n नॉट ओवर 2 का क्यूब हो गया। एंड दिस प्रोसेस विल नाउ कंटिन्यू। अब जनरलाइज करते हैं सीरीज में। अब बेटे हमारे पास जब 0 हाफ लाइफ आ रही थी, t इज इक्वल टू 0 t हाफ था, 0 t हाफ जब मेरे पास आया था ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि n नॉट ओवर क्या था, 2 की पावर भी क्या थी, 0। 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना बेटे। जब फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई तो 2 की पावर मैंने क्या लिख ली, 1। जब सेकंड हाफ लाइफ आ गई तो 2 की पावर भी क्या होगी, 2। जब थर्ड हाफ लाइफ आ गई 2 की पावर भी क्या होगी, 3। अब इस चीज को जनरलाइज करें। आफ्टर n हाफ लाइफ, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो हैं वो कितने रह जाएंगे, n किसके बराबर हो जाएगा, n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, n नॉट ओवर 2 रेज़ टू, फर्स्ट हाफ लाइफ थी तो हमारे पास 1 2 की पावर 1 थी, 0 हाफ लाइफ 2 की पावर 0 थी। ये चीज कॉन्टिन्यूटी आगे चलती जा रही तो ये आता जा रहा है। इसका मतलब आगे अगर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना है, n किसके बराबर हो गया, दिस इज n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। फर्दर करते हो तो n ओवर n नॉट 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं बेटे, या n ओवर n नॉट 1 ओवर 2, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी होगा आंसर तो 1 ही रहना, ये हो गया। तो ये मेनली इसका फॉर्मूला हो गया। तो वैसे लिखें, दिस इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ठीक है आफ्टर n हाफ लाइव्स
over number of undecayed nuclei in the beginning equals to 1 over 2 और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अब इस पे क्वेश्चन आया करते हैं बेटे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हुआ करता है कि ये हमारे पास रिलेशनशिप या दूसरे रिलेशनशिप, दोनों से आंसर एक ही आता है, दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे। आज फिर थोड़ा टाइम कम रह गया, क्वेश्चन दोनों से आता है बेटे, दोनों से ही हमने करना है। आज दो तीन चीजें बेटे पढ़ी हैं, एक तो एक्टिविटी क्या थी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी थी। फिर एक्टिविटी फर्दर किसके बराबर होती है, माइनस लैम्डा एन की, नेगेटिव साइन मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है। फिर तीसरी चीज पढ़ी एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। और चौथी चीज आपने पढ़ी ए इक्वल्स सॉरी कि लैम्डा किसके बराबर है, दिस इज 0.693 ओवर टी हाफ। और पांचवी चीज पढ़ी, दिस इज एन ओवर एन नॉट 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर एन। ठीक है, तो ये मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्लास में पढ़ा लूँगी, मेरी एक और क्लास रहेगी, ठीक है। तो मैं फिर 8-9 बजे के बाद शेयर कर दूँगा, आज आपको आ जाएगा क्वेश्चन भी, एक आध मैं इसमें भेज दूँगा ताकि, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हमारे पास के अंड के पार्टिकल फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह खत्म हो जाए, कल नहीं तो परसों 15 मिनट की क्लास में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके क्वेश्चन भी हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं शेयर कर दूंगा।